हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे अपनी यूनिट नंबर 3 है जो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की है, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स कि यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है, जो कंपलसरी पेपर है, उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है। और पेपर 2 जिसका इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, उसके रजिस्ट्रेशन भी ओपन है। तो हम बात करें तो पिछली वीडियो में हमने इकोसिस्टम के क्लासिफिकेशन के बारे में बात की थी कि किस किस तरह डिवाइड किया गया है, नेचुरल। उसके बाद हमने बात करी थी कि आर्टिफिशियल। उसके बाद नेचुरल को हमने डिवाइड किया था टेरेस्ट्रियल। फिर टेरेस्ट्रियल के सब पार्ट हमने भी बात करी थी, फॉरेस्ट के बारे में, डेजर्ट के बारे में बात की थी ना, ग्रासलैंड के बारे में। आज हम बात करेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है ना फ्रेंड्स। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। एक्वाटिक इकोसिस्टम, जैसे नाम से ही पता है, ये इकोसिस्टम कहाँ पे मिलेगा? ये वाटर बॉडी में। एक्वाटिक इकोसिस्टम इज द सिस्टम फाउंड इन बॉडी ऑफ वाटर। जो वाटर बॉडी में होता है वो कौन सा सिस्टम है? एक्वाटिक इकोसिस्टम। और इसमें क्या होगा? एक्वाटिक फ्लोरा, फौना और वाटर प्रॉपर्टीज़ होंगी। सारा का सारा यही होगा एक्वाटिक सिस्टम में। ठीक है, इकोसिस्टम में। तो इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो डेप्थ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और फ्रेश वाटर की जो डेप्थ है उससे भी क्वेश्चन आते हैं, और जो मैराइन इकोसिस्टम है वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे रिलैक्स होकर, चित्त को शांत रख के सारी बातें हमें देखनी है। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम है वो दो तरह का है, मेनली 2 टाइप्स का है। एक तो मैराइन और एक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ये देखना है। और इन्हीं से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यूजीसी नेट भी क्वेश्चन पूछती है। तो चलो हम बात करते हैं फ्रेंड्स। मैरीन इकोसिस्टम की बात करें तो ये एक तरह से बिगेस्ट इकोसिस्टम है, बहुत बड़ा इकोसिस्टम है ये इसका, क्योंकि ये अराउंड 71% अर्थ सरफेस को कवर करता है। कितना कवर करता है? 71% अर्थ का सरफेस का। और कंटेन कितना है? 97% ऑफ प्लेनेट्स वाटर। और इसमें कितना वाटर है? लगभग 97% वाटर है। तो इसीलिए इसको बिगेस्ट इकोसिस्टम भी बोला जाता है। कारण इसका है कि ये 71% अर्थ सरफेस का ये कवर कर लेते हैं। और दूसरा, इसमें जो प्लेनेट का जो वाटर होता है वो लगभग कितना परसेंट इनमें कंटेन रखते हैं, या कितना परसेंट होता है? लगभग 97%, 97%। ठीक है ना। और इसमें बहुत तरह के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, आपको पता ही है, जैसे ब्राउन एल्गी है, कोरल्स है, और सिप्लोपोड्स है, और एकाइनोडर्म्स है, और डाइनोफ्लैजिलेट्स है, शार्क है। ये क्या है? इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं इस इकोसिस्टम में वो है। ठीक है, ये सारे इकोसिस्टम में ऐसे ऑर्गेनिज्म ये रहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। ये तो बेसिक सी बात है, जहाँ से क्वेश्चन की बात आएगी मैं वहाँ अपना प्रेशर दिमाग में रखना है और चित्त को शांत रखना है। प्रेशर दिमाग के मतलब बातों को अच्छे से सुनना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है जोन्स इन द ओशियन, क्योंकि डेप्थ के अकॉर्डिंग है ना, ओशियन को जोन में डिवाइड कर दिया है डेप्थ के अकॉर्डिंग, ध्यान रखना। और वो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आपको सुनना है। सबसे पहले साइंटिस्ट ने क्या करा है? 5 मेन लेयर बनाई है। ये 5 मेन लेयर को डिवाइड किया है और इसको जोन्स बोला गया है। और सरफेस से लेके एक्सट्रीम डेप्थ तक जोन में डिवाइड कर दिया है, 5 जोन में। ठीक है, वो पहला जोन कौन सा है फ्रेंड्स? पहला जोन है एपिपेलेजिक जोन। ठीक है, याद रखना है नाम। अगर किसकी बात कर रहे हैं? जो मैरिन है उसके डेप्थ में, यानी कि सरफेस से लेके डेप्थ तक 5 जोन्स में उसको डिवाइड कर दिया है। बात समझ में आ गई? आप समुद्र को सोचें, मैरिन को सोचें, उसकी सरफेस से लेके उसकी डेप्थ तक उसको 5 जोन में डिवाइड कर दिया है। जो सबसे ऊपर वाला जोन है वो क्या है? एपिपेलेजिक जोन है। इसको सरफेस लेयर है, ये सबसे ऊपर की लेयर है। और ये कहाँ से कहाँ तक रहता है? इसकी गहराई कितनी रहती है? सरफेस से लेके 200 मीटर तक। कितनी रहती है? सरफेस से लेके 200 मीटर तक की गहराई है, लगभग 656 फीट तक की। ठीक है, और इसी जोन को सनलाइट जोन भी बोलते हैं। कौन सा जोन बोलते हैं? सनलाइट, क्योंकि सरफेस पे तो सन पड़ेगी, तो इसीलिए इस जोन को क्या कहते हैं? सनलाइट जोन भी बोलते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है कि सनलाइट जोन कौन सा होता है जो मैरीन होता है उसमें? एपिपेलेजिक जोन को कौन सा बोलते हैं? सनलाइट जोन बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, याद रखोगे? चलो, वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट है आप, याद तो रखते हो आप। और अभी नेक्स्ट जोन की बात करें तो सेकंड जोन है मेसोपेलेजिक जोन। और इस जोन की अगर गहराई की बात करें तो 200 मीटर से लेके 1000 मीटर तक है, लगभग 3281 फीट तक, यानी कि 656 फीट से लेके 3281 फीट तक है। 200 मीटर से लेके 1000 मीटर की गहराई तक है। और इसको
क्या बोलते हैं, ट्विलाइट जोन बोलते हैं, ये ध्यान रखना। ट्विलाइट जोन एक तरह से स्मूथ जो रेज पहुंचती है उसको जोन को बोलते हैं। तो ट्विलाइट जोन और द मिड वाटर जोन भी इसको बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फ्रेंड्स आपको समझ तो आ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ, ये एक पॉइंट आप ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ऊपर वाले को सनलाइट जोन बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्विलाइट जोन, ठीक है, थोड़ी सी स्मूथ होके पहुंचती है इसीलिए, ठीक है। तो ये कौन सा है, मेसोपेलेजिक जोन, ठीक है, सेकंड पढ़ लिया हमने। और इसकी गहराई याद रखनी है, नाम याद रखना है, और थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो बात। और ये बात इसी के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस जोन में, कि बायोल्यूमिनेसेंट क्रिएचर्स, यहाँ से क्या होता है, विजिबल लाइट होती है, वो प्रोड्यूस होती है किसके द्वारा, बाई क्रिएचर्स देमसेल्फ। जो देखो इसमें आपने कभी टीवी में देखा हो या फिर आपने ऐसा एक्सपीरियंस लिया हो कि वो चमकते हैं ना क्रिएचर्स जो अंदर घूमते हैं, उसमें लाइट छोड़ते हैं वो, ठीक है ना, इस जोन में वो लाइट छोड़ते हैं, इसको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंट क्रिएचर, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि जो क्रिएचर होते हैं वो खुद लाइट छोड़ते हैं। आपने देखा ना कितना सुंदर सा दिखता है, अगर कभी टीवी में डिस्कवरी वगैरह में देखे हो तो थोड़ी सी गहराई में दिखाते हैं तो चमकते हुए नहीं दिखते वो क्रिएचर्स, तो उसी को बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंट क्रिएचर्स, ठीक है। तो वो इस जोन में मिलते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको बात समझ में आ रही है ना, तो ये पूछ लेंगे कि बायोल्यूमिनेसेंट जो क्रिएचर है वो कौन से जोन में है, तो आप जोन का नाम बता देना, सेकंड जोन है, ठीक है, समझ में आ गई, चलो वेरी गुड। और अगर थर्ड जोन की बात करें तो थर्ड जोन कौन सा है, बेथीपेलेजिक जोन क्या है, इसमें क्या होता है, ये जोन कितनी गहराई है, 1000 मीटर से लेके 4000 मीटर की गहराई पे है, फिट में भी दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हैं, मिडनाइट जोन और डार्क जोन बोलते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि जहाँ जहाँ गहराई होती जाएगी डार्क होता जाएगा, संदेश पहुँचेगी नहीं, तो इसी को मिडनाइट जोन या डार्क जोन बोलते हैं, ठीक है ना, समझ में आ गई। ये दो दो तीन तीन बात ही अगर आपको याद रह जाती है, एक तो गहराई, एक इसको बोलते क्या है, ठीक है, और इस एक जोन का नाम क्या है, यानी कि गहराई, नाम, और ये जो हमने स्पेसिफिक एक जगह किया हुआ है सनलाइट को लेके वो बातें, अगर तीन तीन बातें भी आप याद रखते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। एक पेज पे लिख के रखना आप, ठीक है ना, और पेज पे लिख के रखोगे, बार बार इसको मेमोराइज करोगे तो याद रहेगा, ठीक है, बात समझ गए। नेक्स्ट है एबिसोपेलेजिक जोन, ठीक है ना, और इसको एबिसोल जोन और सिंपली इसको एबिस बोलते हैं, और इसकी जो गहराई है वो 4000 मीटर से लेके 6000 मीटर, 4000 मीटर टू 6000 मीटर तक की गहराई है इसकी। मैं क्या बात कर रहा हूँ समझ रहे हो ना, जो समुद्र मैरिन की जो गहराई है उस सरफेस से लेके डेप्थ तक उसको कुछ जोन्स में बांटा हुआ है, उसकी बात कर रहा हूँ। एक्वाटिक इकोसिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसमें पहला पढ़ रहे हैं मैरिन इकोसिस्टम, बाद में फ्रेश वाटर का इकोसिस्टम भी पढ़ेंगे, अभी मैरिन क्या पढ़ रहे हैं, और हमने उसकी गहराई के अकॉर्डिंग उसको कुछ जोन में बांटा है, बात समझ में आ गई, चलो ठीक है। और इसमें जो वाटर टेम्परेचर होता है वो नियर फ्रीजिंग हो जाता है, एंड देर इज़ नो लाइट एट ऑल, यहाँ बिल्कुल भी लाइट नहीं होती, बहुत ही लाइट होती ही नहीं है, और जो वाटर टेम्परेचर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, नियर फ्रीजिंग, जमने के जितना हो जाएगा, बहुत कम टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रखनी है। और एक लास्ट जो जोन है 5th नंबर का, वो कौन सा है, हेडलपेजिक जोन है, ठीक है, 5th नंबर पे, और इसकी गहराई कितनी है, 6000 मीटर से लेके बॉटम ऑफ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, सबसे नीचे गहराई में जाओ, 6000 मीटर से कितना भी गहरा हो नीचे, उसको कौन से जोन में रखेंगे, हेडलपेजिक जोन में रखेंगे। और यहाँ पे ये बात जो मैंने ब्लैक की हुई है ये बात याद रखना, द डीपेस्ट पॉइंट इन द ओशियन इज लोकेटेड इन मैरियाना ट्रेंच, ठीक है, जो लगभग 11000 मीटर पे है, लगभग 11000 मीटर पे है, और इसकी लगभग 36000 फिट में करें तो गहराई है, और मीटर में करें तो लगभग 11000, 10911, ठीक है, बात समझ में आ गई। ये याद रखना है कि जो डीपेस्ट पॉइंट है ओशियन का वो कहाँ है, मैरियाना ट्रेंच, ठीक है, बात समझ गए ना, चलो, और उसकी गहराई भी याद रख लेना, ठीक है, और डीपेस्ट को बोलते भी क्या है ये भी ध्यान में आ गया होगा। तो ये डेप्थ के अकॉर्डिंग हमने 5 जोन डिवाइड किए थे, हमने मतलब साइंटिस्ट ने जो डिवाइड किए थे हमने उनको पढ़ा है, ठीक है, आपको बात समझ में आ गई, चलो वेरी गुड। आप रिलैक्स होकर बातों को समझना है, बस अपने चित्त को शांत रखें बस। और इसमें और क्या बात है, टेम्परेचर ऑफ द वाटर जस्ट अबव फ्रीजिंग, फ्रीजिंग से भी ऊपर इसका क्या हो जाता है, जस्ट अबव टेम्परेचर हो जाता है, और प्रेशर कितना होता है, 800 टाइम्स एज दैट ऑन द सरफेस, जो सरफेस पे जितना टेम्परेचर है उसका कितना गुना, 800 गुना यहाँ पे प्रेशर हो जाता है, प्रेशर क्या, दाब, प्रेशर कितना हो जाता है, लगभग 800 टाइम्स एज दैट ऑन द सरफेस, जो सरफेस पे है उसका कितना गुना हो जाता है, 800 टाइम्स, इस जो डीपेस्ट जो पॉइंट है यहाँ पे,
ठीक है, बात समझ गए। मतलब इस जो हमने लास्ट वाला हेलोपैजिक जोन पढ़ा है, इस जोन में जो प्रेशर हो जाता है वो सरफेस से लगभग कितना गुना, 800 गुना हो जाता है, 800 टाइम्स। समझ में आ गई। ये बातें कुछ जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सही बताओ, आपको बात समझ में आ रही है ना, कोई डाउट तो नहीं है? चलो वेरी गुड, ठीक है, डाउट नहीं रहना चाहिए, अगर डाउट रह गया तो दिक्कत हो जाएगी, सही बता रहा हूँ आपको। अभी आप एक्वाटिक इकोसिस्टम पढ़ रहे थे तो मैरीन की बात होगी। अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम पढ़ते हैं, और ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखना है, ठीक है। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है वो बस 0.8% ऑफ अर्थ सरफेस ही कवर करते हैं। पहली बात तो ये बहुत कम करते हैं, 1% से भी कम, 0.8% अर्थ सरफेस का कवर करते हैं। और जो टोटल वाटर का इसमें कितना परसेंट है, 0.009%, तो बहुत कम है, देखो, ठीक है ना। एक बात तो ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के बारे में ध्यान रखनी है। और फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में कुछ टर्म्स पढ़ते हो आप, और वो टर्म से ही क्वेश्चन आता है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक काइंड ऑफ फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात करें तो सबसे पहले लेंटिक। लेंटिक होता है स्लो मूविंग और स्टिल वाटर, जो रुका हुआ पानी होता है या बहुत हल्का हल्का बहरा होता है उसको लेंटिक बोलते हैं। और जैसे पूल और लेक्स और पॉन्ड्स में होता है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं लेंटिक। ये बात समझना, ये टर्म्स आती है और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैच करना, लेंटिक लोटिक ये सब मैच करने आ जाते हैं। प्लीज़ इसको ध्यान रखना, रिलैक्स होकर सुनना। जो पानी खड़ा यानी कि रुका हुआ रहता है, स्लो मूविंग होता है, जैसे पॉन्ड में होता है, तालाबों में, पूल्स में होता है, लेक्स में होता है, उसको कहते हैं लेंटिक। और लोटिक, लोटिक में क्या आएगा, फास्ट मूविंग वाटर, बहुत ही फास्ट मूविंग वाटर होगा, जैसे स्ट्रीम्स, झरनों और रिवर्स में होता है, उसको बोलते हैं लोटिक। क्या बोलते हैं, लोटिक, याद रहेगा, लेंटिक, लोटिक। और एक तीसरा है वेटलैंड, और वेटलैंड आपको पता ही है, दलदली भूमि जहाँ पे क्या रहता है, सैचुरेटेड फ्रॉम सब लेंथी पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना, यानी कि पानी है, वो जो ज़मीन है वो बिल्कुल सैचुरेटेड रहती है पानी से, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, वेटलैंड्स होते हैं। तो लेंटिक, लोटिक और वेटलैंड के बारे में बात समझ में आ गई। जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है वो कैसे क्लासीफाई है, लेंटिक, लोटिक और वेटलैंड्स, बात समझ में आ गई ना। चलो वेरी गुड, ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करें फ्रेश वाटर के कुछ जोन्स। जैसे हमने मेरिन के जोन्स को डिवाइड किया था ना, मेरिन वाटर में ओशन के कुछ जोन्स बनाए थे, वैसे ही फ्रेश वाटर में भी जोन्स हैं, जैसे लेक वगैरह में जो जोन है उनकी बात करते हैं। ये जोन से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा कि लेक में कौन सा डीपेस्ट जोन होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन सा होता है, लिटोरल जोन। कौन सा होता है, लिटोरल जोन होता है टॉप मोस्ट जोन नियर द शोर, यानी कि जो किनारों के एकदम टॉप मोस्ट जोन होता है उसको बोलते हैं लिटोरल जोन, ठीक है। किनारों के सारे जो टॉप मोस्ट जोन होता है उसको कौन सा बोलते हैं, लिटोरल जोन बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जोन क्या है, वार्मेस्ट है, सबसे गर्म जोन होता है, क्योंकि यहाँ पे सन की रेज पड़ेगी, ठीक है ना, तो इसलिए इसको क्या है, ये सबसे वार्मेस्ट है, सबसे गर्म है लिटोरल जोन, ठीक है। इसको मैं डायग्राम में भी आपको दिखा दूंगा कि ये लिटोरल जोन कौन सा है, ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ में आ गया। इसमें डाइवर्स कम्युनिटी रहती है, एल्गी भी है, रूटेड एंड फ्लोटिंग एक्वाटिक प्लांट्स भी होंगे, ठीक है, ग्रेजिंग स्नेल भी इसमें है, क्लेम्स, इंसेक्ट्स और क्रस्टेशियंस, फिशेज एंड एम्फीबियंस इसमें होते हैं, ठीक है ना, इस जोन में होते हैं, ठीक है। और ये जोन मैं आपको अगर डायग्राम से दिखाऊं तो ये है, ये जो है ये लिटोरल जोन है, ये वाला, ये जोन कौन सा है, जो शोर के किनारे किनारे, ये कौन सा जोन है, लिटोरल जोन है, बात समझ में आ गई, लिटोरल, ठीक है। और अगर सेकंड बात करें तो लिम्नेटिक जोन है, ये वाला सेकंड लिम्नेटिक जोन है। और सबसे गहरा है प्रोफंडल जोन, ठीक है, या यही पूछा था कि सबसे गहरा कौन सा है, और यही आंसर जा रहा था प्रोफंडल जोन, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। लिम्नेटिक जोन पढ़े हम, सेकेंड लिम्नेटिक जोन के बारे में पढ़ लें क्या, लिटोरल जोन के बारे में पढ़ लिया हमने, सबसे सरफेस पे जो शोर पे किनारों के सारे होता है वो लिटोरल जोन होता है, ठीक है। अगर बात करें लिम्नेटिक जोन की, ठीक है, था नियर सरफेस ओपन वाटर सराउंडेड बाय द लिटोरल जोन, जो ओपन वाटर होता है नियर शोर के और जो किससे घिरा रहता है, लिटोरल जोन से घिरा रहता है, वो कौन सा जोन होता है, लिम्नेटिक जोन होता है। दिखाया ना अभी डायग्राम में आपको, अरे दिखाया जी, देखो दोबारा देख लो, ये देखो ये वाला, ये ओपन वाटर है ना, लिम्नेटिक जोन है, ये कौन सा है, लिटोरल जोन है, समझ में आ गया। चलो वेरी गुड, चलो आगे बात करें इसके बारे में कुछ, इसकी बेसिक बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। सरफेस वाटर एंड फर्दर फ्रॉम द शोर, इसमें ये बातें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस जोन इज ऑक्युपाइड बाय फाइटोप्लैंक्टन्स, जू प्लैंक्टन्स, हायर एनिमल,
प्रोड्यूस फूड एंड ऑक्सीजन दैट्स फॉर मोस्ट ऑफ लेक कंज्यूमर। मान लो कि इसी जोन में बहुत ज़्यादा जू प्लैंक्टन्स है, हायर एनिमल्स है और एंड प्रोड्यूस फूड, और इसी जोन में क्या है फूड का प्रोडक्शन होता है और ऑक्सीजन भी प्रोडक्शन होता है जो सपोर्ट करता है मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर। बहुत से जो कंज्यूमर होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं जो एक्वाटिक या फ्रेश वाटर में होते हैं उनको। ठीक है, तो ये बातें इस जोन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये बात आपको समझ में तो आ रही है ना, मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हो रहा ना। चलो ठीक है, आपको कन्फ्यूजन होगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, और ये है प्रोफंडल जोन और डीपेस्ट जोन ऑफ द लेक। यही क्वेश्चन पूछा था, इनके नाम ही अगर एग्जाम तक याद रह गए ना तो धन्य है। ठीक है, तो द डीपेस्ट जोन ऑफ द लेक कौन सा है? प्रोफंडल जोन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और दिस ये जैसे जैसे डीप होता जाएगा तो आपको पता है कोल्डर होता जाएगा। तो दिस जोन इज़ मच कोल्डर एंड डेंसर देन द अदर टू। जो हमने दो पढ़ा है उनसे ज़्यादा कोल्डर है और ज़्यादा संघनित है, डेंसर है। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, रखोगे ध्यान? चलो वेरी गुड। और एक और जोन की बात करते हैं, उसको बाद में बात करेंगे। इसमें एक वर्ड, टेक्निकल वर्ड आएगा, ये डीप होता है और डीप होगा तो पता है आपको इसको क्या बोलते हैं? एफोटिक रीजन। एफोटिक रीजन का मतलब होता है विदाउट लाइट, बिल्कुल भी लाइट नहीं होती। तो ये टेक्निकल सा ये भी पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है? विदाउट लाइट। एफोटिक रीजन लैकिंग इन ऑक्सीजन एंड विच आर टू डार्क फॉर फोटोसिंथेसिस। और ऑक्सीजन की कमी है, क्योंकि आपको पता है डार्क इतना हो गया तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, तो ऑक्सीजन वैसे ही कम हो जाएगी। ठीक है ना। दिस जोन इज इनहेबिटेड बाई फिश अडेप्टेड टू कूल डार्क वाटर। वो उसी के लिए इनहेबिटेड है जो उन्हीं मछलियों के लिए जो उसे डार्क वाटर में अडेप्ट हो सकती है, उस ठंडे वाटर में रह सकती है। वही कंडीशन के अकॉर्डिंग जो रहेगा वो तो रह ही लेगा। लास्ट बात करते हैं बेंथिक जोन, और ये जोन है एक्चुअली बॉटम ऑफ लेक है। जो लेक का बॉटम है, जो पैंदा है, उसको बोलते हैं बेंथिक जोन। ये ध्यान रखना है। ठीक है ना। और बेंथिक जोन के बारे में ये बात इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। मोस्टली जो डीकम्पोजर्स होते हैं, अपघटक होते हैं, डेट्रिटस होते हैं और फिश दैट स्विम फ्रॉम वन जोन टू अनदर इनहैबिट, ये उस सारी की सारी चीज़ें वो इसी जोन में मिलती है। ठीक है ना। और इट इज़ न्यूरिश्ड मेनली बाय डेड मैटर दैट फॉल्स फ्रॉम द लिटोरल एंड लिम्नेटिक जोन एंड बाय सेडिमेंट्स वॉशिंग इनटू लेक। ये बातें हैं वो बेंथिक जोन के बारे में आपको ध्यान रखनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। जो बेंथिक जोन है उसी के अंदर जो क्या है डीकम्पोजर्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है, डेट्रिटस जो फीडर्स होते हैं, फिश होते हैं जो एक जोन से दूसरे जोन में स्विम कर सकती है, वो यहीं मिलते हैं। और इसके अंदर ही क्या है लिटोरल और जो लिम्नोटिक जोन है वहाँ से जो भी न्यूरिस्ट डेड मैटर पड़ता है वो यहीं मिलता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, बात समझ में आ गई? क्योंकि डेड हो गए वो नीचे ही आना है तो इसी जोन में मिलता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये बात इंपॉर्टेंट है। अरे बात समझ रहे हो क्या? चलो वेरी गुड। ठीक है, आगे हम एक इम्पोर्टेंट बात और करेंगे। यहाँ से यूजीसी नेट ने कई बार क्वेश्चन पूछा है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है? न्यूट्रिशन के आधार पे भी डिवाइड किया हुआ है लेक को। ठीक है, कि न्यूट्रिशन ज़्यादा कम के आधार पे। ठीक है, और इस न्यूट्रिशन में जो मेनली हमें ध्यान रखना है, किसका याद रखना है? फास्फोरस और नाइट्रोजन का। किसका? फास्फोरस और नाइट्रोजन को ध्यान रखना है। क्योंकि एज ए न्यूट्रिशन के तौर पे ही काम करते हैं ना सॉइल में। अरे करते हैं कि नहीं करते? तो फास्फोरस और फास्फोरस और नाइट्रोजन को ध्यान में रखे हुए हम आगे का डिवीजन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले होता है ओलिगोट्रोफिक। ठीक है ना। मैं क्या बात कर रहा हूँ कि लेक में न्यूट्रिशन के आधार पे डिवाइड किया हुआ है, तो सबसे पहले हम डिवीजन पढ़ रहे हैं ओलिगोट्रोफिक। ओलिगो का मतलब होता है वेरी लिटल, बहुत कम। ओलिगो का क्या मतलब होता है? वेरी लिटल। जो इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वेरी लिटल होते हैं, यानी कि फॉस्फोरस और नाइट्रोजन कम होते हैं, बहुत ही कम। ठीक है, आप इस बात को ऐसे समझिए, थोड़ा सा दिमाग खोलिए। ये लेक है, ठीक है, कोई भी मान लिया पानी है, ठीक है, वाटर बॉडी है, और यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है। और ये कहाँ पे है? एग्रीकल्चर लैंड में, फार्म लैंड में, या किसी किसान ने मिट्टी में डाली हुई है। क्योंकि आपको पता है हमारी मृदा में एनपीके ही तो डाली जाती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम ही तो डाला जाता है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस डाली है। और क्यों डाली है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ये बताइए? क्योंकि एज ए न्यूट्रिशन काम करेगी सोइल में, ये इसलिए तो डाली हुई है, पैदावार अच्छी करने के लिए, यानी कि एज ए न्यूट्रिशन के लिए डालते हैं नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। मान लेते हैं ये किसी भी तरह से, यानी कि बारिश आ गई, बारिश आने की वजह से ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इस वाटर बॉडी में आ गई, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इस वाटर बॉडी में आ गई।
अरे आ गई कि नहीं आ गई? अगर ये वाटर बॉडी में आ गई नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, तो बताइए नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का काम क्या था? एज ए न्यूट्रिशन के तौर पे काम करना। तो यहाँ पे भी ये न्यूट्रिशन के तौर पे ही काम करेगा, वाटर बॉडी में भी। तो इससे क्या होगा, जो वाटर बॉडी में एक एल्गल ब्लूम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एल्गी उग जाएगी। अरे होगा कि नहीं, एल्गल ब्लूम हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, यानी कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की अधिकता से एल्गल ब्लूम का हो जाना क्या है, एक यूट्रोफिकेशन होता है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो ना अब मैं क्या कह रहा हूँ? यही क्वेश्चन पूछा है, ये कई बार आरपीएससी ने भी पूछा है कि यूट्रोफिकेशन किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की वजह से होता है। ठीक है ना, इसमें एल्गल ब्लूम हो जाता है, बहुत ज़्यादा एल्गी ग्रो कर जाती है। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो उन्होंने सिर्फ यूट्रोफिकेशन पूछा था, तो हमने 3 टर्म्स ले ली है। क्या पता अगर वो इधर उधर होके भी क्वेश्चन पूछे। हम बात कर रहे हैं ओलिगोट्रोफी की सबसे पहले। तो ओलिगोट्रोफी में क्या होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है, ये बहुत ही कम मात्रा में जाते हैं वाटर में, बहुत ही कम मात्रा में वाटर में जाते हैं, तो उसको कहते हैं ओलिगोट्रोफिक। ज़्यादा मात्रा में नहीं जाते, ज़्यादा मात्रा में किस में जाते हैं? यूट्रोफिकेशन में, जिसमें एल्गल ब्लूम होता है। तो ओलिगोट्रोफिक में कम मात्रा में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जाते हैं, बहुत कम मात्रा में। और बहुत कम मात्रा में जाएंगे तो एल्गल ब्लूम वगैरह नहीं होगा, वाटर फ्रेश दिखेगा, एकदम सही दिखेगा ना। तो यही बात बतानी है। तो ओलिगोट्रोफिक का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में, वेरी लिटिल मात्रा में न्यूट्रिएंट का जाना, यानी कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का जाना। और ये यूजुअली कहाँ मिलता है? नॉर्दर्न मिनेसोटा में ये जगह है। ठीक है, एंड हैव डीप क्लियर वाटर, रॉकी एंड सैंडी बॉटम एंड वेरी लिटिल एल्गी। बात समझ रहे हो ना, क्यों? न्यूट्रिशन कम है इसमें, तो एल्गी भी बहुत कम है, और वाटर भी क्या है, बहुत ही क्लियर वाटर है, क्योंकि एल्गी वगैरह नहीं है। बात समझ में आ गई? चलो वेरी गुड, ये बात समझ में आ गई तो बहुत ही अच्छी बात है। और आप ये बताइए इसमें ऑक्सीजन किस, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ओलिगोट्रोफिक में ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है या यूट्रोफिकेशन वाले प्रोसेस में ज़्यादा होगी? तो आप कुछ सोच के बताइए। ओलिगोट्रोफिक में, अब चित्त को शांत रख के सुनना बात, ओलिगोट्रोफिक में आप बताओ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा कम गई है, कम गई है, एल्गल ब्लूम नहीं हुआ, यानी कि बहुत कम एल्गी है। अरे बात समझ रहे हो? एल्गी बहुत कम है तो इसका मतलब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस भी बहुत कम होगा। डिकम्पोजिशन का प्रोसेस यानी कि कुछ मैटर ही नहीं है, तो डिकम्पोजिशन किसका होगा, अपघटन किसका होगा? तो डिकम्पोजिशन कम होगा तो ऑक्सीजन का यूज नहीं होगा, यानी कि वहाँ पे डिकम्पोजिशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का यूज होता है, तो वहाँ ऑक्सीजन का यूज कोई करेगा नहीं। तो उस वाटर में जो ओलिगोट्रोफिक जो लेक होगी, तो वाटर बॉडी होगी, उसमें जो ऑक्सीजन होगी वो ज़्यादा बची रहेगी या कम? बताओ, ज़्यादा ही रहेगी, क्योंकि वहाँ यूज नहीं हुई ना, क्योंकि वहाँ पे एल्गी कम थी। ठीक है, डिकम्पोजिशन ज़्यादा हुआ ही नहीं, तो वहाँ पे फ्री में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा फ्री रही, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा ओलिगोट्रोफिक में ज़्यादा होती है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बन सकता है कि यूट्रोफिकेशन यानी कि यूट्रोफिकेशन के प्रोसेस से जो लेक होती है उसमें या ओलिगोट्रोफिक लेक में किस में ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है? तो क्या बताओगे? ओलिगोट्रोफिक में। कारण बता, समझ में आ गया? क्योंकि वो ओलिगोट्रोफिक में न्यूट्रिशन कम है तो एल्गी का बहुत कम है, और एल्गी कम है तो डिकम्पोजिशन भी कम है, और डिकम्पोजिशन कम है तो वो ऑक्सीजन यूज नहीं होती, इसलिए उस वाटर बॉडी में मिल जाती है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? चलो वेरी गुड, ठीक है ना। तो यही बात है, ओलिगोट्रोफिक लेक ऑक्सीजन इज फाउंड एट हाई लेवल थ्रू आउट द वाटर कॉलम। ये ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आ गई होगी। और एक यहाँ से भी यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा था आपके ही पेपर में, ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी वाटर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो जो ऑक्सीजन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखना, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ऑक्सीजन कम होती जाएगी, क्योंकि जो कोल्ड वाटर है वो मोर डिजोल्ड ऑक्सीजन को होल्ड करके रख सकता है। याद रखना, वो ज़्यादा पकड़ के रख सकता है, ये लाइन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोल्ड वाटर कैन होल्ड मोर डिजोल्ड ऑक्सीजन देन वार्म वाटर। तो आपकी यूजीसी ने यहीं से क्वेश्चन पूछा और ये पूछ लिया कि अगर वाटर का टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो ऑक्सीजन का कंटेंट क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगा, या सेम रहेगा? तो आप क्या कहते हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो घटेगा, क्योंकि कोल्ड वाटर की होल्ड कैपेसिटी ज्यादा होती है। बात समझ में आ गई? चलो वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और लो एल्गल कंसंट्रेशन अलाउ डीपर लाइट पेनिट्रेशन एंड लेस डिकम्पोजिशन, ये ओलिगोट्रोफी की बात जो मैं आपको बता रहा था, समझ में आ गई होगी। चलो वेरी गुड, ठीक है, चित्त को शांत रखना है, बार बार बोल रहा हूँ। और मीजोट्रोफिक, मीजो का मतलब होता है मिडल और मिड, बीच का, ठीक है। मीडियम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फास्फोरस और नाइट्रोजन है वो मीडियम में होते हैं, ना तो ओलिगोट्रोफिक से थोड़ा ज़्यादा होते हैं, यूट्रोफिकेशन से थोड़ा कम होते हैं, मीजोट्रोफिक होते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो सम एल्गल ब्लूम होते हैं वो लेट समर में होते हैं, ठीक है, ज़्यादा ये बीच का है, ठीक है, दोनों की हल्की हल्की करेक्टरिस्टिक्स होती है। अब बात करते हैं यूट्रोफिक की, ठीक है ना। यूट्रोफिकेशन किसकी वजह से होता है, क्या होता है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट बहुत बार पूछ चुका है। यू का मतलब होता है ट्रू, क्या होता है, ट्रू, ठीक है, इसका मतलब ट्रू न्यूट्रिएंट्स
और ट्रूली न्यूट्रिएंट रिच, यानी कि फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है वाटर बॉडी में। वाटर बॉडी में ये जो भी फार्म लैंड है वहाँ से वाटर बॉडी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा आ जाती है, और बहुत ज़्यादा आएगी इसमें वाटर बॉडी के अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा, तो यहाँ पे एल्गल ब्लूम हो जाएगा, डिकम्पोजिशन भी ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन कम हो जाएगी। अरे बात समझे कि नहीं समझे? यही बात, तो यही ये क्वेश्चन पूछते हैं, ध्यान रखना कि यूट्रोफिकेशन किसकी वजह से होता है? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की वजह से। इसमें क्या होता है? एल्गल ब्लूम हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, डिकम्पोजिशन इसमें अधिक होता है, इसीलिए। ठीक है ना? अरे बात समझ गए कि नहीं समझे आप? ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, यूट्रोफिक लेक आर फाउंड इन साउदर्न मिनेसोटा वेयर द सोइल आर मोर फर्टाइल। देखो सोइल ज़्यादा फर्टाइल है, इसका मतलब नाइट्रोजन फॉस्फोरस ज़्यादा है वहाँ पे, एंड वेयर देयर इज ए लॉट ऑफ फार्म लैंड। ठीक है, दे आल्सो हैव ए लॉट ऑफ प्लांट्स एंड एल्गी, क्योंकि इसमें प्लांट और एल्गी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और ये दीज न्यूट्रिएंट्स फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन सपोर्ट हाई डेंसिटीज ऑफ एल्गी, एल्गी बहुत ज़्यादा होगी, फिश एंड अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि न्यूट्रिशन मिल गया तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एल्गी हो जाएगी। ठीक है, एल्गल ब्लूम हो जाएगा, और आपको पता है एल्गी जितनी ज़्यादा हो जाएगी वैसे कंपटीशन बढ़ जाएगा फिर, और बहुत ही डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि डिकम्पोजिशन भी बढ़ेगा और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, तो जीव मरने भी लग जाएंगे, प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो कोई अच्छा चीज़ नहीं है कि यूट्रोफिकेशन किसी में हो जाए। ठीक है ना? ठीक है, दिस डिकम्पोजिशन यूज ऑक्सीजन कोजिंग द बॉटम ऑफ द लेक बिकम एनोक्सिक इन द समर। इसमें जो बॉटम होता है समर में क्या हो जाता है? एनोक्सिक हो जाता है, ऑक्सीजन बिल्कुल होती ही नहीं है, तो वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो कंडीशन होती है वो बिल्कुल ही नेगेटिव कंडीशन, यानी कि एक दूसरे डाइवर्स मतलब एडवर्स कंडीशन हो जाती है बहुत ज़्यादा। एडवर्स कंडीशन में होने की वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते, तो इसलिए बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट है। यूट्रोफिकेशन कोई अच्छी बात नहीं है, यानी कि यूट्रोफिक लेक हैव सो मच बायोमास, देयर इज ए लॉट ऑफ डिकम्पोजिशन अकरिंग एट द बॉटम। दिस डिकम्पोजिशन यूज्ड अप ऑक्सीजन, ये डिकम्पोजिशन क्या यूज कर लेगा? ऑक्सीजन का यूज कर लेगा, और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, और जो बॉटम है वो एनोक्सिक हो जाता है, बिल्कुल ऑक्सीजन की मात्रा रहती ही नहीं है। बात समझ में आ गई? तो ये चीज़ें थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं फ्रेंड्स। इनको अच्छे से नोट डाउन करके अच्छे से ध्यान रखना, और बार बार इनको रिवाइज करने की कोशिश करना। और फ्रेंड्स आप किसी भी तरह की कोई भी टेंशन ना लें, अपने चित्त को शांत रखें, रिलैक्स रखें, सब बहुत अच्छा है, कोई भी टेंशन जीवन में नहीं है। टेंशन हमने शायद बना रखी होगी, तो आप खुश रहें, अच्छे से काम करें, अपने आप को खुशी से और चित्त को शांत करके काम करने की आदत डालें। ठीक है, और एक इन्फॉर्मेशन की यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है कंपल्सरी पेपर, और पेपर 2 जिसका इन्वायरमेंटल साइंस कोड नंबर 89 है, उनके दोनों की रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप किसी में भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।